हेलो दोस्तों, शोर न्यूज़ में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। ताल्लुकात ना बनाए और कश्मीर के ऊपर जो है वो खास किस्म की एक पोजीशन थी। सऊदी अरब और भारत के जो ताल्लुकात हैं ये पाकिस्तान पे को असरअंदाज हो सकते हैं और कश्मीर के मसले पे भी को असरअंदाज हो सकते हैं। बिल्कुल असरअंदाज, बल्कि हो रहे हैं असरअंदाज। उसकी वजह यह है कि मैं आपको यहाँ पे याद कराना चाहूंगा कि सऊदी अरेबिया और ओआईसी की जो पोजीशनिंग कश्मीर की थी, जब पाकिस्तान ने उस पर इजलास बुलाने की कोशिश की थी तो सऊदी अरेबिया ने बड़ा बुरा मनाया था। यहाँ पे मैं उस जो उनका ट्रिप है उसको इसके साथ भी कंपेयर करूंगा कि सऊदी अरेबिया इज गोइंग थ्रू मेजर रिफॉर्म्स। अपनी आइडियोलॉजी, अपनी उनकी पूरी इंटरनेशनल इमेजिंग, जिस तरीके से अपना वो झंडा तब्दील कर रहे हैं, अपना तराना तब्दील कर रहे हैं। आज एक नई खबर आई है कि उन्होंने हिजाब की पाबंदी भी खत्म कर दी है। उसी तवातर के साथ वो दुनिया के साथ नए रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। यहाँ पे ये भी मैं ऐड करूंगा कि सऊदी अरेबिया डायरेक्ट ईरान से बातें भी कर रहा है और उसकी वजह उसकी वजूहात कुछ इस तरह की हैं कि जिस तरह आपने खुद फरमाया कि इस्लामिक कंट्रीज, एक तो वो इस्लामिक उम्मा वाला कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म होता नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि अब इस्लामिक ममालिक अपने मुआशी मफादात को मद्देनजर रखकर अपने रिलेशनशिप बना रहे हैं। भारत के साथ आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब 370 कश्मीर का मसला था, जब पाकिस्तान अंगेज था पूरे तरीके से कश्मीर में, उस वक्त आपकी मिडल ईस्ट स्टेटें जो थी वो बुला के मोदी साहब को अपने हाईएस्ट अवार्ड देती रही। फिर उसके बाद दुबई ने जाके कश्मीर के अंदर हैवी इन्वेस्टमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं वो शुरू कर दिए। तो इस वक्त पाकिस्तान उस चीज में अकेला तनहा होता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि सारी दुनिया चीजें अपनी खोल रही है, ट्रेड की तरफ तवज्जो दे रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर हर जहां खड़े होते हैं वो रियासत मदीना के गीत गाते हैं और वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट लोगों को दे रहे हैं और उसी का असर भी हो रहा है कि इस वक्त अगर आप देखें तो टीएलपी के जो मुआदे हुए, जिस तरीके से मौलाना फजलुर रहमान साहब आ रहे हैं, तो हमारी डायरेक्शन कुछ और है, दुनिया की डायरेक्शन कुछ और है। हम जहां पे हरमैन शरीफैन समझते हैं, जो हमारे लिए बहुत मुकद्दस सरजमीन है, वो अपने आइडियोलॉजी चेंज करती जा रही है और हम जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारी डेस्टिनी लग रहा है जिस तरह सोमालिया और अफगानिस्तान है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान को भी चाहिए कि सिर्फ अपने पाकिस्तान के इंटरेस्ट को देखकर अपनी फॉरेन पॉलिसी को एस्टेब्लिश करें और अपने रिलेशनशिप भी उसी तरीके से दुनिया के साथ चलाएं। अभी तक जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से जो सिग्नल आ रहे हैं वो कंफ्यूजिंग है। कभी वो चाइना चले जाते हैं, कभी रशिया चले जाते हैं, कभी आईएमएफ के सामने उनकी शर्तें पूरी करते हैं। जिस तरह मैंने 2-3 इकदाम जिनके मैं फेवर में नहीं हूँ, आज आईएमएफ को देखते हुए जो आपकी ओगरा आपकी ऑर्गेनाइजेशन, उसको और कई और चीजें ऐसी की जा रही हैं जो कि सिर्फ नजर आ रहा है आईएमएफ का पैकेज रिसीव करने के लिए आपने अपनी खुद मुख्तारी को दांव पे लगा दिया। अच्छा तार साहब, ये बताएं कि जिस तरह सऊदी अरब जो है वो भारत को के पास, मैं उसे कहूंगा पास चले गए, क्योंकि अभी तो $100 बिलियन की मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए तो वो कह रहे थे $10 अरब की इन्वेस्टमेंट हम गवादर में करेंगे। भारत में जाकर $100 अरब की इन्वेस्टमेंट की बात की और अभी ये लैंड फोर्सेस के चीफ चले गए। जरा इस मौके पे बात कीजिए कि जिस तरह इसराइल, यूएई, इंडिया और अमेरिका का जो एक नेक्सस बन रहा है, जिसे तारड़ साहब क्वाड 2 कहा जा रहा है, तो क्या मुस्लिम दुनिया से पाकिस्तान पे कोई प्रेशर आ सकता है इसराइल को रिकग्नाइज करने के हवाले से, या इस वक्त आप समझते हैं कि हम कितने, क्योंकि जितनी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है, जैसे कि $3 अरब हमने सऊदी अरब से लिया हुआ है, यूएई ने हमारे पिछले दिनों वीजे बंद कर दिए थे, अगर ये जो आर्म ट्विस्टिंग है ये मिडिल ईस्टर्न ममालिक ने हमारी करनी शुरू कर दी, तो इसको किस तरह देखेंगे और इसराइल के हवाले से हमें क्या प्रेशर आ सकता है? इस वक्त इसराइल की तरफ से काफी अरसे से प्रेशर है पाकिस्तान को कि उनके साथ सफारती रिलेशनशिप बनाया जाए, उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, क्योंकि इस वक्त मिडिल ईस्ट के ऑलमोस्ट सारे ममालिक जो हैं वो लाइन में लगे हुए हैं इसराइल के साथ रिलेशनशिप बनाने में। यहाँ पे मैं ये आपको थोड़ा सा रेफरेंस इस चीज का दूंगा कि पिछले दिनों में जब यमन से हुतियों ने अटैक किया यूएई को, तो उनको बचाने के लिए इसराइल सामने आ रहा है अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर। अब अगर आपके ये सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं तो मेरे ख्याल में अब वो दूर नहीं होगा कि आपके ऊपर मजीद प्रेशर आएगा इसराइल की तरफ से। और मैं जिस तरह बता रहा हूं कि पाकिस्तान को अपने मोरे जो है वो सही, अपने कार्ड सही खेलने पड़ेंगे, खेलने चाहिए। जिसका मुझे हमेशा इस चीज पे डाउट रहता है कि हमारी जो रूलिंग एलीट है उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान के इंटरेस्ट से डिफरेंट है। उनके अपने जाती मुफादात हैं, उनकी अपनी प्रॉपर्टियां हैं, उनके अपने बच्चे हैं। पाकिस्तान की सियासी पार्टियां देखें, मैं तो उनको सियासी पार्टियां नहीं कहता कि उनके अंदर अपना सियासी अमल ही नहीं है, वो तो फैमिली ऑर्गेनाइजेशंस हैं।
पाकिस्तान की तो अभी तक पाकिस्तान में कोई बात कर ही नहीं रहा कि पाकिस्तान के लिए क्या अच्छा होगा क्या अच्छा नहीं होगा, पाकिस्तान को कर्जे लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए। लेकिन ये एक बात जरूर है कि इजराइल इस मिडल ईस्ट में और साउथ एशिया में अपना असर रसूख बढ़ा रहा है, ट्रेड को बढ़ा रहा है, और डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट मुसलसल किए जा रहे हैं ममालिक के साथ, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा तार साहब, एक बात बताएं, ये जो एक इम्पॉर्टेंट चीज हम देख रहे हैं कि भारत ने कुछ अरसे से अपने जो डिफेंस है उसके अंदर इंटरनली, जैसे कहते हैं ना, वो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, इसके लिए वो काफी ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। अब एक जो चीज बहुत सारे एनालिस्ट ने महसूस भी की और बहुत सारी जगहों पे लिखी जा रही है कि भारत उन मुसलमान ममालिक के साथ ताल्लुक करीब कर रहा है या उनके साथ बिजनेस वेंचर्स कर रहा है जिनके पाकिस्तान के साथ ताल्लुक अच्छे थे। जिस तरह हमने सऊदी अरब की बात की, ये जो टर्की के बारे में कहा जा रहा है कि टर्की ने कुछ, भारत ने टर्की से ड्रोन खरीदे हैं, सुना है वो ड्रोन और जगहों पे भी खरीदे जा रहे हैं। आप इस तरह का जो टर्की का जो कोऑपरेशन भारत के साथ है या ओवरऑल जो खित्ते में है या मुस्लिम उम्मा में, उसका क्या पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, इंडिया अपने आप को डिफेंस वाइज इतना स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है, बल्कि कर चुका है वो इस तरीके से कि वो दुनिया को सामने शायद नजर आता है कि उनका सिर्फ चाइना के खिलाफ वो अपने आप को डिफेंस करने की पोजीशन में, लेकिन इनडायरेक्टली उसका डायरेक्ट ताल्लुक पाकिस्तान के साथ भी है। क्योंकि अगर देखा जाए, मैं पिछले दिनों एक आर्टिकल पढ़ रहा था, जो रशिया से उन्होंने S-400 लिया है, उसके बारे में उनका प्लान है कि वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगाए जाएंगे, पंजाब एरिया में। तो दूसरा, जिस तरीके से उन्होंने राफेल से, फ्रांस से राफेल खरीदे, S-400 लिया, और उसके बाद ड्रोन लिए, जो मैं बल्कि अभी एक छोटा सा रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहा हूँ उन ड्रोन्स के बारे में, क्योंकि मुसलमान कंट्रीज के अंदर, और दूसरा टर्की की मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट है उसमें। बल्कि मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान इज स्टेइंग बिहाइंड। अच्छा, उसमें जिस तरीके से इंडिया, भारत अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है, मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि डिफेंस के लिहाज से जो देखा गया है, जो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स जब आप पढ़ते हैं, जब आप एक टेक्नोलॉजी बाय करते हैं, तो जाहिर है उन्होंने राफेल तैयारे खरीदे, तो उसकी मेंटेनेंस तो इंडिया के अंदर होगी, तो वो फ्रांस ने उनको टेक्नोलॉजी उसके साथ ट्रांसफर की है। अफसोस के साथ ये मैं कहूंगा कि जब F-16 खरीदे गए थे, तो साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को निगलेक्ट किया गया था, जिसकी वजह से हमारे अक्सर F-16 जो है वो ग्राउंड रहते हैं, वो फ्लाई करने के काबिल नहीं होते, क्योंकि पार्ट्स अमेरिका से जाते हैं। तो एक इस तरह के हमारे माजी में भी गलतियां की गई हैं, आज भी गलतियां की जा रही हैं, और जब तक आप नेशनलिस्ट नहीं होंगे, आप फ्यूचर में भी गलतियां करते रहेंगे। अब मैं आना चाहता हूं कि टर्की के जो उन्होंने ड्रोन सिस्टम बनाया है TB2 एक ऐसा ड्रोन है जिसकी वजह से आजरबाईजान ने अपनी जंग जीती आजकल के दौर में, और यही 20 ड्रोन जो है यूक्रेन को दिए गए हैं, और इस ड्रोन की वजह से इस वक्त रशिया को एक सिर्फ वाहिद थ्रेट है यूक्रेन की तरफ से, तो वो 20 ड्रोन्स हैं। और यही टर्की, जिसके हमारे साथ इतने अच्छे रिलेशनशिप हैं, पाकिस्तान ने देख के उनके जो ड्रामा है, तो लेकिन वो ड्रामा आपको बेच गए हैं, ड्रोन उन्होंने भारत को दे दिए हैं। अब वो TB2 क्या है, मेरे लिए बड़ा शॉकिंग चीज ये है कि TB2 जो उनका ड्रोन है, मैं बताना चाहूंगा कि वो टर्की के अंदर नहीं चीजें बनती, वो सिर्फ असेंबल होती हैं, वो सारे की सारी बाहर से इंपोर्ट करते हैं और वहां असेंबल करते हैं। अब मैं जो एक मैसेज इसके बाद देना चाहूंगा वो ये है कि हमारा हर बच्चा जो पढ़ता है, पाकिस्तान के अंदर इंजीनियरिंग करता है या MBBS करता है, वो कैनेडियन सिटीजनशिप ले लेता है, इमिग्रेशन करा लेता है, हमारा ब्रेन ड्रेन हो जाता है। और गवर्नमेंट जो है वो बार बार ये कहती है कि हम जॉबें क्रिएट कर रहे हैं, लोग भूख की वजह से वहां से भाग रहे हैं, लेकिन हमारी हुकूमत ये कहती है कि हम इनको बाहर भेज रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हम यहाँ आके बाहर अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया से जब पैसे वापस भेजते हैं, तो हमारी जो रूलिंग एलीट है उनकी प्रॉपर्टियां बाहर बनती हैं, उनकी बच्चों की ट्यूशन फीसें जाती हैं, तो वो इसी चीज में खुश हैं कि हमारे यहाँ से जो ब्रेन ड्रेन है ये बाहर जाके पैसे कमाए गुलामों की तरह, स्लेव्स की तरह, और हमें पैसे डॉलर पाकिस्तान में मिलते जाएं। जिस तरह खान साहब हमेशा कहते हैं कि, बल्कि मैं तो समझता हूँ शौकत खानम हॉस्पिटल और PTI आदि की आदि, जो बल्कि 70% हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज के पैसे पे चली है, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए क्या किया जाता है, हमारी जायदादों पे वहां कब्जे होते हैं, हम वहां जाता है तो रिश्वत के रेट डबल हो जाते हैं। तो हम असल में हमारा एक सिस्टम ऐसा है कि जिसमें हमारी रूलिंग एलीट पाकिस्तानी खुद ये चाहते हैं कि पाकिस्तान से जो कमाने वाले लोग हैं बाहर जाके तो गुलामों की तरह बना के पैसे तो डॉलर पाकिस्तान भेजें। लेकिन टर्की के लड़कों ने क्या किया, बच्चों ने, कि उन्होंने ये टेक्नोलॉजी टर्की के अंदर असेंबल की,
اب اس کی صلاحیت دیکھیں، جو TB2 انہوں نے میزائل بنایا ہے اس کی فلائنگ کیپیسٹی وہ 25,000 فٹ کی بلندی پر اڑتا ہے، اور میں حیران ہو گیا ہوں کہ وہ سپیس میں سے 12 میل کے فاصلے تک فائر کر سکتا ہے۔ اور اس کی جو خوبصورتیاں میں دیکھتا رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں ابھی مزید اس کے بارے میں پڑھ رہا ہوں کہ وہ جو اپنے سٹیشن سے جو پیچھے بندہ بیٹھ کے اس کو آپریٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ 185 میل پیچھے بیٹھ کے اس کو آپریٹ کر سکتا ہے، اور اس کے پاس 24 گھنٹے فضا میں اڑنے کی صلاحیت ہے اس کی۔ اور جو سب سے زیادہ خوبصورتی اس کی یہ ہے کہ اس کو اڑنے کے لیے ایئرپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی گاڑی میں سے نکال کے کسی سڑک پر رکھے اور وہاں سے فلائی کر جاتا ہے۔ لیکن کیا خیال ہے اگر ٹرکش جو ہے، وہ میرا مقصد ہے اگر وہ ان کے بچے بیٹھ کے پاک